ठीक है जी। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 100 का एक चैप्टर है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बड़ी सारी चीजें आएंगी, कुछ लिमिटेड से टॉपिक है। और जैसे हमने न्यूमेरिकल्स पहले करे थे सॉल्यूशंस में, क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी के उसके अंदर फॉर्मूला हमें पता होता था, वैल्यूज पुट करनी थी। उसमें तो ज्यादा वेरिएबल्स है, इसमें वेरिएबल्स भी कम हो जाएंगे, इसमें लॉग यूज होएगा। और आजकल क्या कर रहा है बोर्ड वाले की तरह लॉग की वैल्यूज दे देते हैं। मतलब वो कहेंगे भैया लॉग की वैल्यूज ये है, ऑलरेडी लॉग 2 चाहिए, लॉग 4 चाहिए, ठीक है, लॉग 6 चाहिए, मतलब उसकी वैल्यूज आपको दे देगा वो पुट करने के लिए आपको क्वेश्चन में। ठीक है जी। तो आपके लिए थोड़ा सा और इजी हो गया है कि वहां पे जाके चीजें वो समझ आ गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर हम बात करें, सिंपल सी दो कहानियां है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कुछ केमिकल रिएक्शंस कराएंगे, या केमिकल रिएक्शन से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। दो टाइप की चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दो टाइप की चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे मेनली, जो दो मेन टॉपिक है। एक में क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शंस कराएंगे, जो आपने पहले पढ़ा भी है इलेक्ट्रोलिसिस करके कुछ, ठीक है। 9th-10th में NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया था, या आपने कोल्बिज इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन पढ़ा था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, ठीक है जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था। और या हम क्या करेंगे, किसी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, जैसे हमारे सेल्स होते हैं, है ना। डबल ए बैटरी, आपने सिंगल ए बैटरी, ट्रिपल ए बैटरी आपने देखी है जो घर में यूज होता है, रिमोट में सेल यूज हो रहे हैं, उसके अंदर क्या है, यहाँ पे बैटरीज यूज होती है। इनके बीच में क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन होती है, जिससे क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्लियर हो गया। तो ये होते हैं हमारे इलेक्ट्रो केमिकल सेल। दो सेल हो गए, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो एक करके दोनों के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। बाकी छोटे बड़े चुटपुट टॉपिक्स रहेंगे वो हम वहां पे कवर अप करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कंडक्टर्स के बारे में। पहला टॉपिक लिख लीजिए कंडक्टर्स। छोटे छोटे क्वेश्चन है यहाँ से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुछ एक जनरल सा आइडिया मैं दूंगा आपको क्या चीजें होती है। ऐसे आपने सब चीजें पढ़ी हुई है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ। व्हाट आर कंडक्टर्स, है ना। जिसकी कोई ऐसा पार्ट, ऐसा सब्सटेंस, जैसा भाई ने बोला संगीत ने कि कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, ये वाला कंडक्टर्स। अगर सिंपल सी बात करूं तो कंडक्टर्स का एग्जांपल दो तो क्या होगा, कॉपर, मेटल्स और सॉरी क्या कहा, अरे बोलो ना, है सॉल्ट वाटर, वेरी गुड। आपने क्या बोला, वाटर। वाटर प्योर वाटर कंडक्ट नहीं करता, बट अगर मैंने उसमें NaCl डाल दिया, ठीक है, वहां से क्या होगा, आयंस बनेंगे तो वहां से क्या होगा, कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो कंडक्टर्स लिखिए, कंडक्टर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच allow electricity to flow, through them, क्लियर हो गया जी। इसमें एग्जांपल्स हो गए मेटालिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रोलाइट्स, मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे तनवीर ने बताया कि NaCl क्या है, मेरा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है जी। क्लियर हो गया, मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो फर्स्ट हम लिखेंगे मेटालिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स। फर्स्ट लिखिए मेटालिक कंडक्टर्स। अब मेटालिक कंडक्टर्स में तो सारे ही होंगे। अब वो क्यों कंडक्ट करते हैं, व्हाई डू मेटल्स कंडक्ट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेरी गुड, ठीक है जी। यहाँ पे आपको पता है कि देखो मेटल्स में कंडक्ट कैसे करती है, ये चीज देखिएगा। मेटल्स में दो चीजें होती है। सपोज करो मेरे पास एक कॉपर रोड है, मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉपर प्लस टू रखा। अब ये कॉपर जो है इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, कॉपर के पास दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दे आर फ्री टू मूव, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। तो यहाँ से हमने लगाया इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, इधर से इधर की तरफ पास कर जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन।
और ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस बने इनको हम क्या बोलते हैं? कर्नल्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं भैया? कर्नल्स बोलते हैं। और यही हमारे मेटेलिक बॉन्ड्स भी बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? मेटेलिक बॉन्ड्स। अब देखो इस कॉपर के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो एक ये हो इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी चिपक सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास भी चिपकेगा। तो किसी भी मेटल के पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, किसी भी मेटल के पास जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो मेटल होने वाली है। ठीक है, सोडियम की अगर हम बात करें, सोडियम क्या एक सॉफ्ट मेटल है? आपने बचपन में पढ़ा था, विच कैन कट विद द नाइफ, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बहुत सारी क्लास में भी पढ़ा है ना। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम है, सॉफ्ट मेटल है, आपने देखा होगा उसका रिबन को भी जलाया था, है ना, तो वो क्या है? हमारा सॉफ्ट मेटल है। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी हमारी क्या होती है? सॉफ्ट मेटल होती है, बहुत ज्यादा हार्ड मेटल नहीं है वो। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे और मेटल्स की बात करें, क्रोमियम की अगर हम बात करते हैं, क्रोमियम क्या होता है? क्रोमियम इज वेरी हार्ड मेटल। ठीक है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो क्रोमियम देखो कहाँ पे है? 6 ग्रुप में है, और इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वो क्या होगी? 6 मेटेलिक बॉन्ड्स बनाएगी। अब 6 मेटेलिक बॉन्ड बना रहे तो मतलब वो क्या होगा? काफी हार्ड मेटल। ठीक है जी, नहीं पेपर, ठीक है जी, बता दो कुछ नहीं किया, अभी स्टार्टिंग ही है। अरे मेटल्स के बारे में बताएं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, यहाँ पे बताया करो तुम मुझे, घर जाएगा आधा घंटा लेट हो गया। ठीक है, ओके, तो मेटल्स थे, मेटल्स हैव टेंडेंसी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी सर। कंडक्टर्स, कंडक्टर्स दो टाइप के होते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स। मेटालिक कंडक्टर के बारे में ही मैं आपको बता रहा था। यहाँ पे मैंने कॉपर लिया, कॉपर के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है जी, मेटल्स के पास यहाँ पे कॉपर लिया, कॉपर के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, राइट। तो वो क्या करेगा? जिसके पास जितने मेटल, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने वो मेटालिक बॉन्ड्स बना देगा। फाइन, उसने उतने मेटालिक बॉन्ड्स बना दिए। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर कंडक्शन इन मेटल्स। और जो दूसरे वाले पॉजिटिवली चार्ज आयन थे उन्हें हमने क्या बोल दिया? कर्नल। ठीक है जी, पॉजिटिवली चार्ज आयन को हमने कर्नल बोल दिया। तो किसी भी मेटल की हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी? उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगी, कितनी हार्ड हमारी कोई मेटल है। अगर आप जिंक की बात करिए, जिंक अगर हम लिखें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो उसके पास 3d10 है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज अ सॉफ्ट मेटल। और जो मरकरी है उसी सेम ग्रुप में है, जिंक, कैडमियम, मरकरी। मरकरी इज लिक्विड, तो वहां पे मेटालिक बॉन्ड्स क्या है? बहुत ज्यादा पुअर है, बहुत ज्यादा वीक है, इसी वजह से वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है जी, आप लोगों ने कड़े पहने हुए सिल्वर के, है ना, तो वो क्या होता है? अगर थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगाई जाए तो वो क्या हो जाता है? डिफॉर्म हो जाते हैं। बट आयरन नहीं होता है, आयरन इज अ हार्ड मेटल क्योंकि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है। क्रोमियम कटिंग टूल्स में यूज होता है हमारा जनरली, तो वो हार्ड मेटल है। तो किस चीज के ऊपर डिपेंड करने लगा हमारा सारा कुछ? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। क्लियर हो गया? ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखिए कर्नल्स लिख लिया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स लिख लिया। अब यहाँ पे लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट पॉइंट लिखिए नेचर ऑफ द मेटल। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन, फर्स्ट लिखिए नेचर ऑफ द मेटल। मेटालिक कंडक्टर्स, अरे आधा पेज छोड़ देना, कुछ भी नहीं लिख रहा, आधा भी ज्यादा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मेटल। मेटालिक कंडक्टर्स में मैंने यही चीज बताई, वो नहीं बताया ना, लिखवाया नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं और कर्नल्स क्या होते हैं। यहाँ पे ये वाला पॉइंट लिखा हुआ है, ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये लिख लेना यहाँ से, बस इतना से मेरे समझ आ जाएगी चीज। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है, जैसे कॉपर था, कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। अब जो कॉपर +2 बना या कोई भी मेटल M था, तो वहां पे जो भी उसके ऊपर चार्ज आएगा, जो भी उसका आयन बनेगा, दैट इज कर्नल। क्लियर हो गया?
तो फर्स्ट जो था दैट इज नेचर ऑफ द मेटल। अब नेचर ऑफ मेटल किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, उसकी पोजीशन कहाँ पे है ना। नेचर ऑफ मेटल की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको बताया कि वो एल्कली मेटल है या अल्कलाइन अर्थ मेटल है, या वो हमारी कोई भी डी ब्लॉक की एलिमेंट है, कुछ भी ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे लिखिए नेचर ऑफ द मेटल which can be judged from its position, which can be judged from its position in the periodic table, in the periodic table। ठीक है जी, क्लियर है। पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बता दिया ग्रुप 6 का जो मेटल है वो बहुत हार्ड है, टंगस्टन काफी हार्ड मेटल है। ठीक है जी, कैल्शियम जो है वो हमारा सॉफ्ट मेटल है, जिंक जो है वो सॉफ्ट मेटल है। क्लियर है, उसकी पोजीशन से पता चल जाएगा कहां पे उसकी पोजीशन है। अब सेकंड पॉइंट लिखिए, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। अब सिल्वर को हम यूज करते हैं, सिल्वर को नहीं यूज करते एज अ वायर्स, बट वैसे जो हमारे अच्छे ऑपरेटर्स होते हैं बढ़िया वाले, तो वहां पे हम सिल्वर मेटल का यूज करते हैं। ठीक है, बट आपने देखा होगा आपके घर के बाहर खंबे लगे हैं, वहां से कौन सी तारें जा रही हैं? कॉपर की नहीं है सर, एल्यूमिनियम की है। एंड एल्यूमिनियम के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3, एंड दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझे? इसी वजह से हमने यहाँ पे घर पे हम एल्यूमिनियम वायर क्यों नहीं यूज करते? वेरी गुड क्वेश्चन। सरकारी घर में कौन कौन रहता है? यूज रहे हैं, वहां पे आपने देखा होगा पुराने वहां पे स्पार्किंग होती रहती है उनके स्विचेस में, पुराने वालों में होती थी। अब तो उन्होंने काफी चेंज कर दिया, जैसे मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे तो हमारी पंचकुला में रहते थे, तो वो क्या करते थे, सस्ती पड़ती है एल्यूमिनियम में, तो सस्ता मेटल। ठीक है, और गुड कंडक्टर भी है, बट उसके अंदर स्पार्किंग होती है। आपने देखा होगा खंभे जो होते हैं उनके गर्म, वहां पे क्या हो रहा था, स्पार्किंग हो रही होती है, क्योंकि उससे नुकसान भी तो होता है। कॉपर नुकसान कुछ नहीं होता है यार, वो तो लूज कनेक्शन की वजह से होती है स्पार्किंग से, दैट्स इट। ठीक है, और कॉपर आप यूज करोगे ना, कॉपर एक एक्सपेंसिव मेटल है, उतार के ले जाएंगे। ठीक है, ये हम लोग इंडिया में आराम से। ठीक है जी, तो क्या हुआ है, यहाँ पे उतार के ले जाएंगे भाई, उतार के ले जाएंगे भाई, इसीलिए नहीं रखते यहाँ पे। ठीक है, इंडिया वाले बड़े खतरनाक है क्योंकि इसमें लगा। हाँ, क्या कहते हैं? ठीक है जी, तो लोग उतार के ले जाएंगे वहां से। हमारे इंडिया में तो ये वाले लोग कहीं पे वो आपने देखा होगा वो लगे होते हैं वो पानी पीने वाले, वहां पे गिलास भी बांध के रखते हैं कि भाई उतार के ना ले जाए, है ना। ठीक है ना, बैंक में जाते हो तो पेन बांधा होता है उन्होंने। चलिए नेक्स्ट लिखिए, थर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गया। थर्ड पॉइंट लिखिए हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर से क्या हुआ, विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। लिख लीजिए, मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। ठीक है जी, जहां पे रेजिस्टेंस बढ़ता है बताओ। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि कंडक्टर से मैंने दो चीजें बताई, एक तो हमारे मेटालिक कंडक्टर्स हो गए, दूसरी चीज क्या है मेरे इलेक्ट्रोलाइट्स। तो वहां पे हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करेंगे, कंडक्टर्स की बात, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स।
अब जैसे तनवीर ने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे NaCl उन्होंने एग्जांपल दिया था। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो हमारे कंप्लीटली या पार्टली डिसोसिएट होंगे किसमें? आयंस में, है ना, पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में। जैसे NaCl सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, तो मैंने उसे जब डाला, इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो वो किस किस आयंस पे टूटा? Na+ में और Cl-। तो दो आयंस बनेंगे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, तो वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे जो है कंडक्ट होती चली जाएगी। क्लियर हुआ? आप एक काम भी कर सकते हो, एक एलईडी लेना, एक मतलब छोटे वाली एलईडी, और एक सेल से चला के देखना, वो चल जाएगी। आप क्या करना है, कटोरी लेना या कांच का गिलास लेना, उसके अंदर पानी डालोगे ना, तो शायद पानी कंडक्ट ना करे। आरओ का लोगे तो नहीं कंडक्ट करेगा, अगर आपका आरओ एकदम सही है, ठीक है। बट अगर आपने, हाँ, आरओ का पानी पीना नहीं चाहिए, डेड वाटर होता है, क्योंकि इसमें कोई जितने मिनरल्स होते हैं वो सारे एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। हमने पढ़ा ना ऑस्मोसिस में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसके थ्रू क्या होएगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट जाएगा, सल्यूट तो जा ही नहीं रहा। जब सल्यूट नहीं जा रहा तो मतलब जो भी मिनरल्स हमें चाहिए वो भी क्या होंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो जो आपका आरओ का वाटर होगा वो कंडक्ट नहीं करेगा। बट अगर आप उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच नमक डाल दोगे और उसे घोल दोगे, उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करोगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, आपका एलईडी जो है वो जल जाएगा। ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सेल किसी जगह से निकाल लेना, रिमोट से निकाल लेना, ठीक है ना, नए खरीदने की जरूरत नहीं। एलईडी लेना, 2 रुपए की मिल जाएगी, 2-3 रुपए का, 5 रुपए का मिल जाएगा। उसके बाद चलिए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स मालूम है सभी को क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब उसके अंदर, अब इलेक्ट्रोलाइट्स होते कौन कौन से हैं? कैसे, मैंने स्ट्रॉन्ग भी बोल दिया, वीक भी बोल दिया, होते क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स? एग्जांपल कोई, NaCl भाई ने एग्जांपल दे दिया था, और KCl और HCl, और वेरी गुड सर NH4Cl होगा क्या? सॉरी, NH4Cl, वेरी गुड, NH4Cl, वेरी गुड। हाँ, A2SO4 होल थ्राइस, वेरी गुड। और अबे सिंपल सी चीज देखो, कीप इट सिंपल। कितने एग्जांपल बताओगे? जितने भी एसिड्स हैं दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, बेसिस हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट्स हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, खत्म। अब आप कोई भी एग्जांपल बोलते रहो, A2SO4 होल थ्राइस दैट इज एन सॉल्ट, KCl सॉल्ट, NaCl सॉल्ट, HCl बोला था भाई ने, दैट इज एसिड, ठीक है। H2SO4 दैट इज एसिड, वो हमारे क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। आपने NaOH डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाला, है ना, जैसे सार्थक ने बताया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो वो भी क्या है, हमारा एक सॉल्ट है, ठीक है जी। क्लियर हो गया? चलिए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए, और उसके एग्जांपल्स भी हमने किए थे। फिर रिमेंबर, जितने भी हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज वाले, जहां पे एबनॉर्मल मोलर मासेस थे, वहां पे हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स थे, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स या भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसिस या सॉल्ट्स थे। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्लियर है? इसके अंदर एग्जांपल लिख दीजिए ऐसे करके। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में 2 टाइप के एग्जांपल लिख दीजिएगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग के एग्जांपल लिख देते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस, strong acid, bases and their salts। समझिए, वीक में क्या हो जाएगा, वीक एसिड, bases and their salts, राइट? क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसा भाई ने एग्जांपल दिया था अमोनियम क्लोराइड, ये क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग Na2SO4, HCl, HNO3, H2SO4, NaCl, NaOH, CaOH whole twice। So weak example CH3COH, NH4OH, RCOOH, these are the few examples। Na2CO3,
अजी क्लियर है ये? राइट, अरे बारिश तो ऐसी चलिए लिखिए, कोई नहीं, चलिए लिखिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। लास्ट क्लास, लास्ट टॉपिक में भी किया था, लास्ट चैप्टर में भी हमने किया था, लास्ट चैप्टर में भी हमने किया था, क्या किया था? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा, याद आया? अब कैसे निकाला था हमने डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन? I-1/n-1, मतलब क्या था? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। इसमें डिसोसिएशन भी हो सकता है और एसोसिएशन नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा पूछो? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? टूटेगा भैया, एसोसिएट नहीं होएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इसमें आ जाएगा हमारा। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन में लिखिए, कैसे निकलेगा? कितने मोल्स मेरे डिसोसिएट हुए अपॉन टोटल मोल। ठीक है, हमने परसेंटेज ऐसे ही निकाला था, कितने परसेंट डिसोसिएट हुआ, कितने नहीं हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट associated upon total number of molecules of electrolyte. Total number of molecules of electrolyte चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट लिखिए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। Factors influencing electrolytic conduction. First देखिए nature of the electrolyte. Nature of electrolyte. अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होएगा तो ज्यादा कंडक्ट करेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कम कंडक्ट करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस के ऊपर डिपेंड करने वाली है कंडक्शन, है ना? तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे लिखिए, मोर द डिसोसिएशन मोर इज द कंडक्शन। मोर द डिसोसिएशन मोर इज द कंडक्शन। ठीक है जी, क्लियर है? सेकंड लिखिए नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, राइट? अब इलेक्ट्रोलाइट्स की हमने बात किया बेटा। इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे थे, कौन सी नेचर के थे? पोलर थे या नॉन पोलर नेचर के थे? पोलर नेचर के थे। ठीक है, अगर मैंने कोई भी सॉल्वेंट लिया, अगर वो पोलर नेचर का लिया तो वो क्या करेगा? उसमें जाके डिसोसिएट होएगा, लाइक डिसॉल्व, लाइक हम बचपन से पढ़ते आए हैं, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन तो नहीं है ना, बड़े तो बहुत साल पहले हो गए थे। लाइक डिसॉल्व लाइक, है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक।
तो अगर मैं वहां पे पानी प्योर पोलर सॉल्वेंट लेता हूँ, क्या रह गया ये पूछ रहा था। ठीक है, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट की बात कर रहे थे। सल्यूट को मेरे को उसमें डिसॉल्व करना है। अब जो सल्यूट है हमने इलेक्ट्रोलाइट दिया वो मेरा क्या है, पोलर नेचर का है, दैट इज ऑफ पोलर नेचर। तो अगर मैं सॉल्वेंट भी पोलर लूंगा तो सल्यूट क्या करेगा, उसमें झट से डिसॉल्व हो जाएगा। झट से डिसॉल्व हुआ मतलब वो क्या हुआ, डिसोसिएट हो गया। नंबर ऑफ आयंस में क्या हुआ, बहुत सारे नंबर ऑफ आयंस में टूटा। बट अगर मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट लेता हूँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट में पोलर सल्यूट डालूंगा तो क्या वो डिसोसिएट करेगा, नहीं। अगर वो डिसोसिएट नहीं करेगा तो क्या वो कंडक्ट करेगा, समझ आ गया जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। चलिए लिखिए इसे। पोलर सॉल्वेंट्स dissolve polar solutes and conduction is high, and the conduction is high for non-polar solvents. Solubility is low. Solubility is low, and hence is the conduction. ठीक है जी, क्लियर है, is the conduction. थर्ड लिखिए viscosity of medium. Viscosity of medium. ठीक है जी। अब सपोज करते हैं अंशुल दे, ठीक है, वो भाई कहीं जा रहा था, पीछे कुत्ते पड़ गए, ठीक है। अच्छा परसों की बात है, ठीक है। तो वो क्या होएगा, अभी तो जैसे आज बारिश होगी, उससे पहले बारिश नहीं थी, तो परसों बड़ी तेज से भागा हुआ है ना, फुल स्पीड से, है ना। बट सपोज करो अगर वो पानी होता, पानी भरा होता, तो किस केस में वो भाई तेज भागता, सूखे में ज्यादा तेज भागता। विस्कोसिटी, अगर सपोज करो वहां पे कीचड़ होता तो किस केस में ज्यादा भागता, सिल्वर हैंड लेना पड़ता मेरा, मैं सिल्वर हैंड, राइट। क्या हुआ, देखो हमने 3 केसेस लिए, पहले वो सिंपल भाग रहा था, वहां पे कौन सा था, एयर थी के चारों तरफ। दूसरे केस में हमने वाटर लिया, विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ गई। तीसरे केस में क्या हुआ, हमने कीचड़ ले लिया। कौन से केस में सबसे तेज भागा हुआ है, फर्स्ट केस में, एयर वाले में, ठीक है ना। तो ऐसे ही आयंस भी मैंने रखे किसी भी सॉल्वेंट में, विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम मैंने बोला, तो अगर उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, उसका गाढ़ापन ज्यादा होगा, विस्कोसिटी मतलब गाढ़ापन, है ना, कितनी ज्यादा थिक है वो, तो विस्कोसिटी इसकी ज्यादा होगी तो आयन क्या करेंगे, वो धीरे धीरे मूव करेंगे। अगर विस्कोसिटी कम होगी तो वो क्या करेंगे, आयन फास्टली मूव कर जाएंगे। क्लियर हो गया। तो जो जितना ज्यादा विस्कस सब्सटेंस होता चला जाएगा, जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज करते हुए चली जाएगी। क्लियर हो गया, उसकी स्पीड भी कम हो गई थी। चलो लिखिए, चलिए लिखिए, conductance is because of ionic mobility. Conductance is because of the ionic mobility. The viscosity of medium. The viscosity of medium adversely affects electrolytic conductance. Adversely affect. Adversely देखो ना, ADVERSELY
adversely affects electrolytic conductance, right? और आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मोबिलिटी एंड कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन विस्कोसिटी। लिख लीजिए, मोबिलिटी एंड कंडक्टेंस, decreases with increase in viscosity, right? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ आयंस। सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ आयंस। अब देखो, कोई भी आयन है उसको समझते हैं कैसे, सॉल्वेशन को हम समझते हैं। मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा, उसके साथ आपको चीज समझाता हूँ, ठीक है? ये हमारी उसमें भी यूज होगी, आयनिक मोबिलिटी जो होती है ना, जब हम इनऑर्गेनिक करेंगे तो वहां पे भी यूज होगी। अब आयनिक मोबिलिटी को हम लेके चलते हैं, राइट? आयनिक मोबिलिटी इज लाइक, मेरे पास 3 आयन्स थे, मैंने 3 आयन लिए। एक मैंने लिथियम क्लोराइड लिया, मतलब Li+ ले लिया, एक Na+ ले लिया और एक Rb+ लिया, ठीक है जी? क्लियर है? अब आयनिक मोबिलिटी, जो आयन मेरा फास्टली मूव कर रहा है उसकी कंडक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। यहाँ पे लिथियम का साइज क्या है? छोटा रहेगा। देखो फर्स्ट ग्रुप में देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो यहाँ पे लिथियम सबसे छोटा है, लिथियम सबसे छोटा है, यहाँ पे छोटा ही बना देते हैं। लिथियम छोटा है, सोडियम थोड़ा सा बड़ा है और रुबिडियम जो है उससे भी बड़ा होएगा। समझ आ रहा है? जब वो पानी के बाहर था तो उसका साइज बड़ा है, साइज छोटा है, तो अकॉर्डिंगली आपके अकॉर्डिंग कौन सबसे फास्ट मूव करना चाहिए? जैसे मैंने इनका सॉल्ट को पानी में डाला तो सबसे ज्यादा मोबिलिटी किसकी होगी? लिथियम की होगी, ठीक है जी? सब गलत हो, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? हाइड्रेशन ऑफ द आयंस, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ द आयंस। क्लियर हो गया? अब सॉल्वेशन या हाइड्रेशन की बात करते हैं। लिथियम का साइज क्या है? छोटा है। अब तीनों के पास क्या है? एक प्लस चार्ज है, तो देखो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होएगा प्लस चार्ज का वो ज्यादा होएगा। इस केस में क्या होएगा? जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होएगा, है तो 1 ही चार्ज, तो मैग्नीट्यूड का एक ही मैग्नीट्यूड क्या होएगा? छोटा होएगा। यहाँ पे क्या होएगा? और छोटा हो जाएगा, ठीक है जी? इसमें और छोटा हो गया। सिंपल देसी उससे समझते हैं। मेरे पास 3 बॉल्स हैं, एक छोटी बॉल है, एक बड़ी है, एक बहुत बड़ी है, ठीक है? सिंपल सी बात करें, एक क्रेजी बॉल है, एक कॉस्को की बॉल है और एक फुटबॉल है, और मेरे पास 1 ड्रॉप ऑफ इंक है, 1 ड्रॉप ऑफ इंक है, और मेरे को उन्हें ब्लू करना है, कन्वर्ट करना है ब्लू कलर में। तो कौन से वाली पे जो कलर होगा, ब्लू कलर जो है सबसे इंटेंस होगा? कौन से वाली बॉल पे सबसे ज्यादा होगा? छोटे वाली बॉल पे, क्रेजी बॉल पे, या टेनिस वाली जो टेबल टेनिस बॉल है किस पे होगा? समझ आती है चीज? तो मतलब वही चीज मैंने बोला, 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इन पे, तीनों पे डाला, 1 ड्रॉप ऑफ इंक डाला था, तो पॉजिटिव चार्ज भी एक ही प्लस चार्ज इस पे, एक प्लस इस पे, एक प्लस इस पे है, तो वाटर को सबसे ज्यादा कौन पुल करेगा? वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल को कौन से वाला आयन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? लिथियम करेगा। मतलब लिथियम का साइज जब वो हाइड्रेटेड होएगा तो सबसे बड़ा साइज होएगा, जब उसका साइज सबसे बड़ा होएगा तो सबसे स्लोली मूव करेगा वो। समझे? हाइड्रेटेड और सॉल्वेटेड में सपोज करो ये मेरा लिथियम था, बट इसने बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लिया, तो ये उसका साइज हो गया। यहाँ पे सोडियम था तो इसका साइज क्या हुआ? थोड़ा सा और छोटा हुआ। तो मीडियम का साइज बड़ा था और इसने कम वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट किया, ठीक है? कम वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या किया? अट्रैक्ट किया।
तो सबसे जल्दी कौन मूव कर रहा है पानी के अंदर? हाँ, रुबिडियम। आपके लिस्ट। सपोज करो यहाँ पे ये सलमान खान था, ठीक है, यहाँ पे ये धोनी हो गया और तीसरा अंशुल हो गया, ठीक है ना। अब सलमान खान को हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बाद छोड़ दिया और उसे बोला कि भाई चौक तक जाना है, कितनी देर लगेगी उसे जाने में? उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, उसके बेचारे अकेले की चारों तरफ बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा। क्या होगा, कितनी देर में वो पहुंचेगा? शायद हो सकता है आधा घंटा भी लग जाए उसे पहुंचने में, हो सकता है, क्योंकि उसका सर्कल बहुत बड़ा हो गया, उसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, ज्यादा लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और चारों तरफ क्या हो गया, काफी बड़ा सर्कल लग गया, उसे पहुंचने में बहुत देर लगी। धोनी की भी फैन फॉलोइंग है, ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है, बट उसे हो सकता है शायद आधा उतना बड़ा सर्कल ना बने, सर्कल बनेगा बट उतना ज्यादा नहीं बनेगा, तो हो सकता है उसे इसे आधा घंटा लगा दो, इसे 20 मिनट लग जाए, 15 मिनट लग जाए। तीसरे हमारे अंशुल जी आ गए, है ना, उनकी भी ऐसा नहीं है भाई, उसकी भाई की भी फैन फॉलोइंग है ना। हो सकता है उसे क्या हो जाए, कहते यार मैं चाय पी के जाऊंगा, उसे 10 मिनट लग गए, है ना, समझिए, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे इस चीज का हुआ कि कौन वाटर मॉलिक्यूल्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। लिथियम के पास सबसे ज्यादा प्लस चार्ज था, तो वो सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसका साइज क्या हो गया, हाइड्रेटेड रेडियस जो है वो काफी बड़ा हो जाएगा, तो उसे मूव करने में क्या होगी, स्लोली मूव करेगा। और यहाँ पे रुबिडियम के केस में क्या हुआ, फैन फॉलोइंग कम थी, वाटर मॉलिक्यूल कम अट्रैक्ट होंगे, तो वो क्या करेगा, जल्दी से मूव करेगा। समझ आ गया। अब वही चीज मैंने लिखवाई है आपकी, सॉल्वेशन ऑफ हाइड्रेशन, सॉल्वेशन और हाइड्रेशन ऑफ आयन। अब जो वहां पे ना देसी भाषा में लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, जो आयन पानी के बाहर सबसे छोटा है, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, जैसे लिखना, पंजाबी में लिखना पंजाबी में लिख लो, ठीक है, उर्दू में लिखना उर्दू में, ठीक है। जो आयन पानी के बाहर छोटा है, पानी के बाहर छोटा है, पानी में वो सबसे बड़ा हो, पानी में जाके वो सबसे बड़ा हो, ठीक है जी, क्लियर है। ये आयन पानी के बाहर सबसे छोटा था, बट पानी में गया तो सबसे बड़ा हुआ, पानी में जाके सबसे बड़ा हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है जी, एस ब्लॉक में आता है ये चीज, ठीक है जी। तो लिखिए, लिखिए लिखिए लिखिए, इसमें लिख लीजिए, सॉल्वेंट इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉल्वेंट increases the electrical conductivity of the electrolyte, solvent increases the electrical conductivity of the electrolyte, electrical conductivity of the electrolyte, but it has an adverse effect as well, but it has an adverse effect as well. The ions of the electrolyte get solvated. The ions of the electrolyte get solvated or hydrated by the solvent molecules due to strong interactions, due to hydrated by the solvent molecules due to strong solute solvent interaction, due to strong solute solvent interaction.
the mobility of these ions decreases. The mobility of these ions decreases and electrical conduction is adversely affected. And electrical conduction is adversely affected. बचपन से second line बचपन से बोलो. Solvent increases electrical conductivity of electrolyte, but it has an adverse effect as well. The ions of the electrolyte get solvated or hydrated by the solvent molecules due to strong solute-solvent interactions. The mobility of these ions decreases and the electrical conduction is adversely affected. समझ आ गई जी कैसे हमारी जो कंडक्शन है वो डिक्रीज करेगी हाइड्रेटेड आयन की वजह से. फिफ्थ लिखिए डाइल्यूशन. डाइल्यूशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मार्क कर लीजिएगा इसे. अब डाइल्यूशन से कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए डिक्रीज होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्शन वो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी. फिर विस्कोसिटी आप सही हो बट आंसर रीजन सही नहीं है. अब बता दो. अब एक सपोज करो हम लोग क्या करते हैं, आपको बोला गया कि भैया अभी पूरी मार्केट भरी हुई है, ऑलमोस्ट भरी हुई है यहाँ पे सारी पार्किंग. मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ से आपको सिंधी पे भाग के जाना है, क्या करोगे? फुल स्पीड से भागते जाओगे. हो सकता है बीच में कोई लोग आ गए, कोई ट्रैफिक आ गया, गाड़ी बीच में निकल रही है जा रही है, आपको क्या होएगा? दिक्कत होगी. बट यही चीज करें अगर हम संडे को भीड़ कम होती है क्योंकि काफी सारे ऑफिस वगैरह बंद रहते हैं, पार्किंग भी खाली रहती है, तो कौन से वाले केस में आप तेज भागोगे? छुट्टी है. तो आयंस भी क्या करेंगे, जब हमने बहुत सारी डाइल्यूशन कर दिया तो उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं, डिस्टेंसेस हैं, वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे और कंडक्शन क्या हो जाएगी? इजीली आयंस जो है वो इजीली मूव करेंगे. जब वो आयंस इजीली मूव करेंगे तो कंडक्शन क्या करेगी मेरी? इंक्रीज. ठीक है, कंडक्टिविटी कुछ और आएगा. सब करेंगे लिखो. ठीक है, आएगी वो चीजें आएंगी सब. कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, वो सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे. सारी चीजें आएंगी, उनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, फॉर्मूले भी आएंगे. हाँ, R is equal to rho L upon A. हाँ वही चीज होती है. रो जो था दैट इज रेजिस्टिविटी और R जो था वो रेजिस्टेंस था. तो कंडक्टेंस का उल्टा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस है, रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होगा? कंडक्टिविटी. तो वो चीज है, वो हम समझाएंगे आपको बाद में, अभी कोई जरूरत नहीं है उसे इतना ज्यादा प्रेशर लेने की. ठीक है, देखिए डाइल्यूशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. Dilution helps in increasing the electrical conductivity of both strong and weak electrolyte. Conductivity of both strong and weak electrolytes right? In strong electrolytes, blah 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 blah. Dilution helps in reducing. Dilution helps in reducing inter-ionic interactions reducing inter-ionic interactions or increasing dissociation of electrolytes.
Dilution helps in reducing Dilution helps in reducing inter-ionic interaction or increasing dissociation of electrolyte and increases electrical conductivity. Next लिखिए temperature. Increasing dissociation of electrolyte and increases electrical conductivity. Right. Next लिखिए temperature. Temperature. With increase in temperature, mobility increases, conductivity increases. With increase in temperature, mobility of the ions increases, या mobility increases. Conductivity increases. Conductivity increases. हाँ जी, क्लियर है, ये समझ आ गया? तो बस इसके अंदर से एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा, मैं अभी आपको असाइनमेंट भी दे दूंगा, ठीक है? असाइनमेंट 1 मिल जाएगा आपको इसका साथ। अब दे देगा भाई, आया था मैंने तो टेस्ट पेपर नहीं मिला आपको? अच्छा, आप आए तो मिल जाएगा, छह नंबर आपके आपके क्षेत्र में। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे, यहाँ पे लिखिए नेक्स्ट कंसेप्ट जो है दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सभी को मालूम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है? तो छोटा सा कंसेप्ट करा रहा हूँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे आए। ऑक्सीडेशन क्या होता है भाइयों बहनों? व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड सेकंड इज द रिडक्शन। पढ़ा था आपने रिडॉक्स में? ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? जल्दी जल्दी कंसेप्ट बता रहा हूँ। गेन ऑफ ऑक्सीजन को हमने बोला था ऑक्सीडेशन, और दूसरा क्या था? लॉस ऑफ हाइड्रोजन, बोलते जल्दी में। उसके बाद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, उसे भी ऑक्सीडेशन बोला था, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारे क्या थे? ऑक्सीडेशन के थे। रिडक्शन में क्या था हमारा? गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इफ यू रिमेंबर हमने रिडॉक्स में किया था, ठीक है? कहां पे मेरा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा था, एंड लास्ट इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन जहां पे हो रहा है उसे हम क्या बोलते थे? रिड्यूसिंग एजेंट। और जहां पे मेरा रिडक्शन हो रहा था उसे हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है साहब, क्लियर है? तो ये वाले कंसेप्ट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो ऑलरेडी आप कर चुके हो लास्ट ईयर। रिडॉक्स में मैंने करा था लास्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जस्ट जो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेंगे, ठीक है जी? अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा।
डाल दूँ। लास्ट वीडियो चलिए नेक्स्ट अब हम करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हुआ, हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या है, हमने केमिकल रिएक्शंस किया, हमारे पास कुछ केमिकल थे, हमने उनके बीच में रिएक्शन किया और उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, राइट। उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। ये प्रोसेस जो है दैट इज स्पॉन्टेनियस, मतलब मैंने उस रिएक्शन को एक बार स्टार्ट किया, वो चलता रहेगा, वो जब तक चल रहा है तब तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। जैसे मैंने उसे बंद किया रुक जाएगी। अब ये सेल के साथ ऐसे ही होता है ना, रिमोट के साथ आपने उसे प्रेस किया तो मतलब आपने सर्किट कंप्लीट किया, तो उसने कुछ काम किया, और जैसे ही आपने हटा दिया तो क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा रहे थे, जितनी देर तक बढ़ाते रहे वॉल्यूम बढ़ता रहा, जैसे ही आपने बटन छुड़ा वहां पे आके रुक गया ना, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। आपने एक बार शुरू किया, वो चलता रहा, जैसे ही आपने हटा दिया तो वो रुक गया। क्लियर हुआ, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, समझे। उसका जो डेल्टा जी आएगा वो क्या होगा, मेरा गिव्स फ्री एनर्जी, दैट इज नेगेटिव, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमने पढ़ा था डेल्टा जी मेरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस कराएंगे, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डेल्टा जी मेरा आ जाएगा नेगेटिव। क्लियर है, तो चलिए लिखिए, a device in which redox reaction is carried indirectly and the decrease in free energy appears as the electrical energy. Free energy appears as the electrical energy. ठीक है जी। टॉर्च सेल, बटन सेल, बहुत सारे आपने सेल्स देखे, जितने भी हमारी बैटरीज हैं वो सारी की सारी क्या है, हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है, ठीक है जी। क्लियर हुआ। इसकी वर्किंग में अभी आपको बता रहा हूँ, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पेपर में नहीं आएगी, आपको चीजें समझनी है, ठीक है। बना लीजिएगा जब मैं बना रहा हूँ, जहाँ पे जितना जो समझ में आएगा वो लिख लेना, याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। तो यहाँ पे हमने ये किया, देखो इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हमने बात किया, यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन है। तो मतलब दो अलग अलग बीकर में मेरी रिएक्शन हो रही होंगी। यहाँ पे मैंने एक बीकर लिया, यहाँ पे दूसरा बीकर ले लिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक जिंक रॉड डिप कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। ये +1 में भी किया था हमने। वर्किंग इसकी आती नहीं है तो टेंशन मत लेना कि कैसे होएगा। यहाँ पे हमने एक और रॉड डिप कर दिया, दिस इज कॉपर रॉड, दिस इज जिंक रॉड, यहाँ पे याद करने के लिए हमने लोन लिया था LOAN, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड एंड N फॉर नेगेटिव। तो लेफ्ट साइड वाला एनोड हो गया, जिंक रॉड जो था वो मेरा एनोड हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सोल्यूशन लिया, वो कितना था 1M ZnSO4 सोल्यूशन। यहाँ पे भी मैंने
1 m solution लिया which is of copper sulfate. ये मेरा की हो गया, ये मेरा वोल्टमीटर हो गया। है जी, क्लियर है? ये समझ आ गया? इसको हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसमें केसीएल सॉल्यूशन डाल दिया मैंने। अच्छा, हाँ जी, पहले आप समझ लीजिए, बाद में बना लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एनोड था, एनोड पे कुछ रिएक्शन होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया एनोड पे लेफ्ट साइड वाला क्या है मेरा, एनोड है, और एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, मैंने आपको देखो अभी कंसेप्ट लिखवाए थे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या था, है जी, जोर से बोलो, ऑक्सीडेशन के गेन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई मतलब नहीं है, नहीं होएगा। दूसरे वाला कंसेप्ट क्या था मेरा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन का भी कोई मतलब नहीं है। तीसरे कंसेप्ट क्या था मेरा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चलो ठीक है, इसे देखते हैं। और चौथा क्या था हमारा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जिंक मेटल है, जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, जिंक मेटल है, मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की। तो यहाँ पे हम एनोड पे रिएक्शन लिखते हैं। यहाँ पे मेरा जिंक सॉलिड स्टेट में था, ये वाला था, ये किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक +2 में, और ये कौन से स्टेट में चला गया, एक्वस में, उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। यहाँ तक समझ आ रहा है ये चीज। अब जब इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो वो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव से किसकी तरफ मूव करेंगे, ये पॉजिटिव तरफ, क्योंकि एनोड मेरा नेगेटिव है तो कैथोड पॉजिटिव होएगा, तो इलेक्ट्रॉन मेरे नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करेंगे। समझ आ रहा है भाइयों बहनों, किसी को कोई कंफ्यूजन है? अब इलेक्ट्रॉन अगर मेरे इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो करंट किधर मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये योगेश्वर को बताएं। हाँ जी, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, नहीं मेरे को भी इतनी आती है, ज्यादा नहीं आती, है ना। तो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेरा करंट फ्लो कर रहा है, ये समझ आ गया। ये वाला टर्म, ये वाला पोल मेरा नेगेटिव हो गया, ये वाला पोल क्या हो गया भैया, मेरा पॉजिटिव हो गया। जब ये जिंक सॉलिड से जिंक एक्वस स्टेट में जाने लगी तो ये वाली मेटल जो है ये मेरी क्या करेगी, डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। ये मेटल क्या होगी भाइयों बहनों, मेरी डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। समझ आ रहा है, किसी को कंफ्यूजन है जी? ये यहाँ पे जिंक सॉलिड से वो जिंक एक्वस में जाने लगी और वो डिसॉल्व होने लगी, किसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर है? इधर से क्या हुआ, कैथोड पे भी कुछ रिएक्शन होएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब कैथोड में यहाँ पे मैंने 1 m कॉपर सल्फेट डाला हुआ है, तो मतलब यहाँ पे मेरे पास कॉपर +2 आयंस भी है, सल्फेट आयंस भी है। यहाँ पे क्या हुआ, ये कॉपर +2 एक्वस आयंस थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे कॉपर सॉलिड में। भाई बाद में बना लेना, पहले देख लो यहाँ पे, फिर समझ नहीं आएगा। जिंक सॉलिड था, यहाँ से ये डिसॉल्व होके यहाँ पे जिंक +2 एक्वस में कन्वर्ट होने लगे, जिंक आयंस की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा होगी सॉल्यूशन में। इलेक्ट्रॉन थे वो मेरे इधर की तरफ मूव करने लगे, कॉपर रॉड के पास आए, कॉपर रॉड के पास आए तो यहाँ पे कॉपर सॉल्यूशन में क्या पड़े हैं मेरे पास, कॉपर +2 आयंस पड़े हैं। उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो वो क्या करेगा मेरा, यहाँ पे आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। वो क्या करेगा भाइयों बहनों, यहाँ पे आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? यहाँ से उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, गेन कर लिए। ये हो गया मेरे यहाँ पे, मतलब लेफ्ट साइड में मेरा ऑक्सीडेशन हो गया। तो राइट साइड पे क्या होएगा, रिडक्शन होएगा। अभी मैंने आपको डेफिनेशन भी लिखवाया कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। इनडायरेक्ट क्या हो रही है हमारी, रिडॉक्स रिएक्शन। तो एक तरफ मेरा ऑक्सीडेशन हो गया और दूसरी तरफ क्या हो गया, मेरा रिडक्शन हो गया। यहाँ तक क्लियर है? रिएक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अब एक और चीज लगी है इसके बीच में, क्या लगाया भैया हमने, सॉल्ट ब्रिज नाम की एक चीज लगाई है। अब ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, देखो जब हमने यहाँ पे रिएक्शन कर रहे थे, अभी हमने यहाँ पे कितने डाले, 1 m जिंक +2 आयंस है और 1 m क्या है मेरे पास, सल्फेट आयंस है।
यहाँ पे मेरे पास 1 m कॉपर प्लस 2 आयंस है और 1 m क्या है मेरे पास, सल्फेट आयंस है। जब ये डिसॉल्व होना लगा तो जिंक प्लस 2 आयंस की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जिंक प्लस 2 आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होने लगी। यहाँ पे जिंक प्लस 2 आयंस की कंसेंट्रेशन क्या होने लगी भाइयों बहनों, इंक्रीज होने लगी, क्योंकि यहाँ पे ये जब डिसॉल्व हो रहा है तो जिंक प्लस 2 आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गई। जब यहाँ पे कॉपर प्लस 2 मेरा कंज्यूम अप होने लगा तो इन दोनों में से सल्फेट आयंस की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज करनी शुरू कर देगी, क्योंकि पहले दोनों बराबर थे, कॉपर प्लस 2 सारा कंज्यूम अप होने लग गया तो सल्फेट आयंस की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब ये रॉड क्या है मेरी, नेगेटिवली चार्ज, ये रॉड मेरी क्या है, नेगेटिवली चार्ज, तो ये प्लस 2 आयंस है यहाँ पे आगे चिपक जाएंगे। ये रॉड मेरी पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव आयंस है तो इसके ऊपर चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएगा और रिएक्शन क्या हो जाएगा मेरा, स्टॉप हो जाएगा, है ना। आपके सेल क्या होता है, थोड़ी देर में बंद हो जाते हैं तो आप क्या करते हो, कभी गोड्डे में मारते हो, कभी सिर पे मार रहे होते ना, है ना, ऐसे लगा चल भाई बोर्ड में पड़े नहीं, सोफे में पड़े पड़े हाथ पे मार रहे होते, चल, है ना, वो बटन जोर जोर से दबा दबा के चला रहे होते हैं, कई बार तो उठ के खड़े होकर टीवी के आगे लेके जाते हैं, है ना, चल भाई चल, है ना, 10 रुपए लगा लेना यार, चल बदलने की जरूरत है, कैसे रिमोट खराब करोगे। तो ये चीज क्लियर हुई। अब हम चाहते हैं कि सेल मेरा ज्यादा टाइम तक काम करे, तो उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, उसके साथ सॉल्ट ब्रिज लगाया। अब सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, यहाँ पे कौन से आयंस मेरे बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव आयंस, तो यहाँ से KCl जो है, यहाँ पे हमने K प्लस और Cl माइनस डाला, तो यहाँ पे क्या होएगा, Cl माइनस मेरे सोल्यूशन में आना शुरू कर देंगे, ठीक है, ताकि मेरा ये जो सॉल्ट सोल्यूशन है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे, ताकि ये जिंक प्लस 2 आयंस इसके ऊपर जाके ना चिपके। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आयंस बढ़ रहे थे तो यहाँ से सोल्यूशन में क्या हुए, पॉजिटिव आयंस बना के रखे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो है सॉल्युबिलिटी, सॉरी जो इसकी न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रहे और जाके सल्फेट आयंस के साथ ना चिपके, ताकि सोल्यूशन, ताकि जो मेरा ये सेल है ये काफी देर तक काम करता रहे। क्लियर हो गया। कहीं तो ऐसे भी होता है, पीछे से खोलते हैं सेल को घुमा फिर आगे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, फिर उसके बाद, है ना, सबने किया हुआ है, ऐसे मत देखो, होता है ना ऐसा, इसे बना लीजिए फिर मैं आपको कराता हूँ आगे। समझ आ गया वर्किंग क्या है, पेपर में नहीं आएगी वर्किंग, बना लो एक बार, समझ लो क्या है क्या। जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं अभी आपको कराऊंगा, बट तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज ये क्वेश्चन आएगा। बात नहीं करनी, मैंने बात करने को नहीं बोला। फोन बंद होने वाला है, पढ़ाई हाँ जी, वो बन गए सभी का। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करा रहा हूँ कि इसकी कहानियां लिखवा के दे रहा हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज। फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, दिस इज इंपॉर्टेंट, बना रहे हो, जल्दी जल्दी बना रहे हो। फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, function of the salt bridge. चलिए, सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में सॉल्ट ब्रिज, वो आपको ये नहीं कहेगा वर्किंग बताओ, ये इसकी नहीं है, नहीं होगा वहां पे, एनोड कौन सा है कैथोड कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन में नहीं आएगा, वो पूछेगा बट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, और 1 या 2 मार्क्स में। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अ सॉल्ट ब्रिज completes the inner cell circuit. A salt bridge completes the inner cell circuit. Inner cell circuit. Second point लिखिए,
ठीक है जी। देखो आउटर सर्किट तो किसने कंप्लीट कर दिया, ये कॉपर वायर हमने लगाया इससे कंप्लीट हो गया, बट इनर सर्किट किससे कंप्लीट हुआ मेरा, सॉल्ट ब्रिज से। ठीक है जी। सेकेंड पॉइंट लिखिए, a salt bridge prevents the transference of a salt bridge prevents the transference of electrolyte from one half cell to the another. Transference of electrolyte from one half cell to the other. Transference of electrolyte from one half cell to the another. To other. Third point लिखिए, a salt bridge maintains the electrical neutrality of the. A salt bridge maintains the electrical neutrality of the electrolyte in the two half cells. Neutrality of electrolytes in the two half cells. ठीक है जी, 3 पॉइंट हो गए क्लियर। A salt bridge maintains the electrical neutrality of the electrolyte in the two half cells. In the two half cells. हाँ जी क्लियर है, ये 3 पॉइंट हो गए हमारे क्लियर। हमने क्या क्या किया, पहला पॉइंट क्या था, एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, इनर सेल सर्किट को कंप्लीट कर रहा है, और तीसरी चीज क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है एक इलेक्ट्रोलाइट को दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स होने से। ठीक है जी, एक इलेक्ट्रोलाइट को दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में मिक्स होने से प्रिवेंट कर रहा है। समझ आ गया 3 पॉइंट्स, तीनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा। राइट, अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लिख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ an electrochemical cell. ABC से हम डिनोट करते हैं इसे, A, B एंड C, ABC से डिनोट करते हैं। A का मतलब क्या हुआ, एनोड, B का मतलब हो गया ब्रिज, एंड C का मतलब हो गया कैथोड। ठीक है जी, एनोड, ब्रिज एंड कैथोड। अब एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बना के दे रहा हूं मैं, देखो जिंक किस में कन्वर्ट हुआ, जिंक +2 में। जिंक जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया भाइयों बहनों, जिंक +2 एक्वस। कंसंट्रेशन कितना था उसका, 1m। क्लियर है। उसके बाद सॉल्ट ब्रिज था, सॉल्ट ब्रिज के लिए 2 पैरेलल लाइंस लगा दी मैंने यहाँ पे। उसके बाद क्या था, कैथोड। कैथोड में क्या हो रहा है, कॉपर +2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। तो कॉपर +2 एक्वा, कंसंट्रेशन 1m, दैट इज कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड। इस तरीके से मैं किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एनोड, ब्रिज एंड कैथोड। ये एनोड हो गया, ये ब्रिज हो गया, ये कैथोड हो गया। पेपर में क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू रिप्रेजेंट अ सेल, मतलब कोई भी सेल गिवन होएगा तो वहां पे आपको बताना होगा। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे।
आप लोगों में ज्यादा पढ़ने वाले होने कहा है। नहीं बाकी वो मिल जाएगी, इसमें सॉलिड स्टेट एक्स्ट्रा है यार, पुरानी पड़ी है मेरे पास, जिसको चाहिए रख लो, नहीं तो वापस दे दो, मतलब और आगे बांट दो, अंशुल को दो। अरे सॉलिड स्टेट इसमें चैप्टर काट दिया है ना, बट वो पुराने नोट्स पड़े थे तो मेरे पास क्यों प्रिंट आउट पड़े थे, तो अभी जो रह गए बाकियों के लिए मैं आपको बता दूंगा। इसमें सेकंड चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली बुक भी दे दो आपको, ठीक है। ये तो फर्स्ट चैप्टर ही है, सेकंड भी है, सॉल्यूशन भी है ना, लिक्विड सॉल्यूशन देखो, बाकी वो सबको मिल जाएगी, टेंशन ना लो, जिसको नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी जो सेकंड बुकलेट दी है उसमें इलेक्ट्रो भी है और केमिकल काइनेटिक्स भी है, ठीक है। बाकी जिसको नहीं मिली है सबको मिल जाएगी। मेरे को ये देखना था कितने के नंबर पड़े, पुरानी पड़ी है ना, मैं अभी इसी टाइप की बनवा के दूंगा आपको, ठीक वाले इसमें, ठीक है। बाकी सब मिल जाएंगे। लगी नहीं यार, सब पे बुक पे भी तो लगी हुई है आपने, छोटे वाली बुक नहीं देखी जो है, और लग जाएंगी, 6 बच्चे निकले, 3 इस साल के, 3 पिछली वाली के, जनवरी वाले। हाँ कुछ करोगे तो निकलेंगे, निकालेंगे हम आपकी। ओके चलिए शांति। नेक्स्ट अब लिखिए, नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों चैप्टर में, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशंस। ठीक है जी, दोनों चैप्टर है आपके इसमें। ओके चलिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन आएगी। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है भाइयों बहनों, ये चीज समझते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ठीक है जी। मेरे पास कोई भी सेल था, मैंने कोई भी एक बीकर लिया, उसके अंदर मैंने क्या किया, कॉपर रॉड डाल दिया। ये कॉपर रॉड था, ठीक है, दिस इज द कॉपर रॉड, और यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ले लिया, ठीक है जी। अब उसमें क्या होगा, आयंस पे प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पे कॉपर +2 आयंस रहेंगे, और यहाँ पे क्या आएगा, इसके इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज कर दिया, कॉपर +2 बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स मेटल के पास ही रहेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉपर +2 आयंस इसके ऊपर आके डिपॉजिट हो जाएंगे। अब उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव पोल हो गया और एक क्या हो गया मेरा, नेगेटिव पोल हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल जनरेट हुआ उसे क्या बोल दिया हमने, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। लिखिए डेफिनेशन, द पोटेंशियल डिफरेंस between the electrode and its ion, the potential difference between the electrode and its ion in solution, ठीक है जी, क्लियर हो गया। जो पोटेंशियल जनरेट हुआ किस किस में, इलेक्ट्रोड में और उसके आयंस में, उसे हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इट मे ऑल्सो बी रिगार्डेड एज, it may also be regarded as the
it may also be regarded as the tendency of the electrode, may be regarded as the tendency of the electrode to lose or gain electrons, tendency of the electrodes to lose or gain electrons when it is in contact with the with the solution of its own ions. When it is in contact with the solution of its own ions. ठीक है साहब, क्लियर है? पोटेंशियल वैसे तो सिंपल दिखा रही थी, पोटेंशियल जो मेरा जनरेट हुआ किसके अंदर, इलेक्ट्रोड में और उसके आयंस के बीच में, उसे हमने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर मैं इसकी कंडीशंस को स्टैंडर्ड कर देता हूं, मतलब यहाँ पे कंसेंट्रेशन 1m कर देता हूं, टेम्परेचर 298 केल्विन कर दूंगा, तो वहां पे जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसे हम क्या बोल देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे। ठीक है जी, क्लियर है? तो चलिए लिखिए आगे जरा। The value of electrode potential depends upon the value of electrode potential depends upon the value of electrode potential depends upon, first लिखिए nature of the metal, nature of the metal, first point nature of the metal, second concentration of the ions, concentration of the ions in solution, concentration of ions in solution, third is the temperature. ठीक है जी, क्लियर हो गया जी? टेम्परेचर हो गया थर्ड। आगे नेक्स्ट टाइम लिखिए, if the conditions are standard, that is temperature 298 Kelvin, and concentration 1m, the potential is known as standard electrode potential. The potential is known as standard electrode potential and is denoted as E0. Known as standard electrode potential. Standard electrode potential. राइट, और उसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, ई नॉट, मतलब उसे डिनोट कर देंगे एंड इज डिनोटेड बाय ई नॉट। ठीक है, हम आगे अभी बात करेंगे इनके बारे में, क्लियर है? अब एक चीज बताऊं, ये जो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, हम इसे मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, इसे हम मेजर नहीं कर सकते ऐसे ही, बट इसको तरीका है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, विच इज शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, शी। ठीक है, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में आपका टेस्ट रहेगा वेडनेसडे, फुल लेंथ टेस्ट रहेगा, 1.5 घंटे का टेस्ट रहेगा भैया। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप का आएगा, असर्शन रीजन सब आएगा, ऑनलाइन भी रहेगा, असर्शन रीजन सब आएगा।